Hey guys, how are you all? I hope you all are doing great. So today we will discuss a new topic, that is sources of energy for the post of junior assistant Kashmir University. So let's start. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा होता है, ठीक है, और कैसा होना चाहिए उसको। ठीक है, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा होना चाहिए कि वो हमें क्या करे, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करे हमारे लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी दे पर यूनिट वॉल्यूम और मास। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बड़ी मात्रा में हमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी लेना पड़े और फिर थोड़ी सी एनर्जी वो हमें प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना उसका मास है, जितना उसका वॉल्यूम है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमें वो क्या करना चाहिए, हमें एनर्जी देना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो हमें इजिली एक्सेसिबल हो, मतलब वो आसानी से हमें मिल जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो हमें मिले ही नहीं, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा फिर। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें हैं, तो जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इजी हो स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वो इजी रहे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो इकोनॉमिकल हो, मतलब इतना महंगा ना हो कि हम उसको अफोर्ड ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो एक कॉमन इंसान उसको अफोर्ड भी कर पाए, एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करे, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हमें पर यूनिट वॉल्यूम एंड मास, और हमें आसानी से मिल जाए, और स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में भी उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसी को हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अभी सोर्सेस ऑफ एनर्जी में दो टाइप्स का मैंने आपको बताया, एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि ट्रेडिशनली बड़े लंबे समय से, ठीक है, लॉन्ग टाइम से हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएंगे। विरस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो ये इनका जो यूज़ है वो कुछ ही डिकेड्स पहले शुरू हुआ है। ठीक है, कुछ ही डिकेड्स पहले इनका शुरू हुआ है। जैसे कि सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, सो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको क्लियर हो गया होगा। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो बड़े पुराने समय से यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और नॉन कन्वेंशनल में जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ही डिकेड से उनका जो है वो हमने यूज़ करना शुरू किया है। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज को हम कई बार नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, सो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फॉसिल फ्यूल्स को। ठीक है, जो भी प्लांट्स की पार्ट्स हैं, एनिमल्स के जो डेड बॉडीज हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, ये सड़ गल के जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर के अंडर जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिर ये क्या हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। सो ये सब चीज़ों में बड़ा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल देते हैं, बिकॉज इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वेरस सोलर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है, वो तो हमें हर दिन मिलती है। ठीक है, एक दिन यूज़ कर ली तो ऐसा थोड़ी ना दूसरे दिन वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से कोल और पेट्रोलियम को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में गिनते हैं, और ये कौन से होते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। ये दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको बोलेंगे, लंबे समय से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, मान लो ये बीकर है वाटर का, बड़ा होता होगा इसमें। ठीक है, तो बीकर है वाटर का, तो इसमें क्या करेंगे, पानी रखेंगे, और पानी को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। ठीक है, कोयले को जला के क्या किया जाएगा, पानी को हीट किया जाएगा, और जब पानी हीट होगा तो क्या होगा, उससे स्टीम जनरेट होगी। ठीक है, उससे वेपर्स निकलेंगे, स्टीम निकलेगी, तो वो स्टीम जो है वो जाके क्या करेगी, फिर टरबाइन को क्या करेगी, रोटेट करेगी। टरबाइन को जब रोटेट करेगी तो फिर वो जनरेटर से कनेक्टेड होती है, और जनरेटर, एसी जनरेटर जो है फिर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, और फिर पाइप जो वायर से है वो इलेक्ट्रिसिटी घर घर में पहुंच जाती है। मगर यहाँ पे याद रखिएगा, कोल का यूज़ होता है हीट करने के लिए पानी को, तो ये क्या होता है, इससे बड़ा ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, CO2 वगैरह रिलीज हो जाती है, फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हम अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज उससे इनके मुकाबले वहाँ पे पोल्यूशन कम होता है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स की। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या हो सकता है, बेसिकली डायग्राम से ही समझते हैं इसको। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है, जो ज़्यादा बहाव होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है एक रिजर्वायर में। ठीक है, इस तरह से रिजर्वायर में रोक दिया जाता है, डैम्स बना दिए जाते हैं, और फिर
फिर क्या होता है जब ये इनटेक जो है, ठीक है, जब एक बैरेज जैसा इसको खोल दिया जाता है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, फिर क्या हो जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है ये टरबाइन घूमने लगती है, और टरबाइन अगेन यहाँ पे जनरेटर के साथ जुड़ी होती है, और जनरेटर फिर क्या करता है, एसी जनरेटर फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और फिर ये पावर लाइन्स के जरिए घर घर में पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं हम समझे तो ये हाइड्रो पावर प्लांट है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिकॉज क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की जो पूर्ति है वो रेन वाटर से हो जाती है, तो इसको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो मगर इसके बड़े सारे नुकसान भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज डैम्स बनाने से और बड़े ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड से क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर लैंड को कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसके लिए। और साथ ही साथ अगर लोग वहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पे आप रिजर्वायर बना रहे हो, अब छोटा रिजर्वायर तो होगा नहीं, है ना, कितना पानी होता है नदियों का, बड़ी बड़ी नदियों का, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ेगा कहीं सेफर जगह पे, और वहाँ का जो एग्रीकल्चर अगर वो अच्छी उपजाऊ ज़मीन है तो वो भी वहाँ पे बर्बाद होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ वहाँ पे जो इकोसिस्टम होगा वो भी बर्बाद हो जाएगा, और जो वेजिटेशन है जो उस रिजर्वायर के अंडर आ जाएगी वो एनरोबिक कंडीशंस में क्या हो जाएगा, उसका सबमर्ज हो जाएगी, रॉट हो जाएगी। और एनरोबिक कंडीशन में आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस हो जाएगी, और मीथेन जो है वो अगेन जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस है, और उससे हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, और पोल्यूशन का खतरा बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये जो डैम्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में कि अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब डैम बनते हैं उस एरिया में तो वहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम होती है तो वो उनका विरोध करते हुए आपको नजर आएंगी। आपकी एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ था तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ। सो नेक्स्ट इज द इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बड़े सारे थे जो बड़े पहले से यूज़ होते आ रहे हैं, तो उनमें कुछ टेक्नोलॉजी को लगा के हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बायोमास को। ठीक है, बायो सभी को पता है, बायो इज रिलेटेड टू द लाइफ। ठीक है, तो जो भी प्लांट्स के प्रोडक्ट हैं, एनिमल्स के प्रोडक्ट हैं, तो वो क्या बनाते हैं, बायोमास बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा काउडंग केक, हमने कहाँ देखा है, मगर पहले हुआ करते थे ये, आई थिंक मैंने देखा हुआ है, मगर हमारे यहाँ यूज़ नहीं हुआ ये कभी। और अगर आप पंजाब हरियाणा की साइड जाओगे तो वहाँ पे विलेजेस में ये आपको देखने को मिल सकता है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए किस तरह से दिखता होगा काउ डंग केक। इस तरह से वो गोल सा आकार का, वो गाय के गोबर का ऐसे बनते हैं, इनको उपले बोलते हैं शायद। और वुड देखो, ये लकड़ी को जला के जो खाना बनाना या जो भी हीट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ठंड के दौरान जो हम वुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ट्रेडिशनल वे से यूज़ होते आ रहे हैं। मगर देखो हीट तो ये प्रोड्यूस कर ही रहे थे, नो डाउट हीट तो ये प्रोड्यूस कर ही रहे थे, मगर क्या होता है ये जो है स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं और बड़ी ज़्यादा गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं। और आल्सो इनको बड़ा ज़्यादा जलाना पड़ता है, बड़ा ज़्यादा इनको मतलब बड़ा इनको बल्क में लेना पड़ता है, फिर जाके जो हमारा खाना बनेगा या बाकी सारी चीज़ें होंगी। मगर हमने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को ये नहीं बोला, हमने एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोला है कि जिसको हम थोड़ा सा जलाएं, एक तो वो रेजिड्यू कम छोड़ेगा, ठीक है, और अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट कम छोड़ेगा और हमें एनर्जी भी ज़्यादा देगा। ठीक है, मगर इन केस में ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो इसको टेक्नोलॉजी के दौरान इम्प्रूव किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि इनकी एफिशिएंसी क्या हो, एफिशिएंसी इनकी इंक्रीज़ हो, ताकि ये स्मोक कम जो हमें दे और जो इसका आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चारकोल किस तरह से बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दे सकते हैं इसको स्टेटमेंट पे। When wood is burnt in the limited supply of O2, ठीक है, जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में हम लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, उससे वाटर और जो वोलेटाइल मटेरियल होगा, वोलेटाइल मटेरियल जो इजली से इवेपोरेट हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, चारकोल रह जाएगा। ठीक है, तो वुड को जब हम लिमिटेड सप्लाई देंगे ऑक्सीजन की तो वोलेटाइल कंपाउंड्स और वाटर जो है वो इजली रिमूव हो जाएंगे, हमारा चारकोल रह जाएगा। और चारकोल कहीं ना कहीं वुड के मुकाबले वो बहुत जो है कम स्मोक प्रोड्यूस करेगा, कंपैरेटिवली स्मोक लेस होगा और हीट भी हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और फ्लेम्स भी वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम इसको साइंस या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपना जो है आउटपुट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरली काउ डंग केक की, जैसे हमने बात की है
ठीक है। तो काउ डंग केक और जो रेजिड्यू बच जाता है हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ठीक है, आपने गेहूं काट लिया, आपने जो चावल की खेती है वो काट ली, तो उसके बाद जो रेजिड्यू बच रहा है, जो पीछे बच रहा है, ठीक है, और काउ डंग केक हो गई, जो वेजिटेबल वेस्ट है, जो आप घर में सब्जी काटते हो, ठीक है, वो जो वेस्ट बच रहा है, देखो वो किसी भी काम का नहीं है। और जो सीवेज है वो मतलब पानी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, गंदा पानी हो गया, ठीक है, काउडंग केक वगैरह हो गया, तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी वजह से, इनकी मदद से हम बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको सड़ने गलने के लिए एक प्लांट में हम डाल देंगे, ठीक है। किस तरह का जो हमारा बायोगैस प्लांट होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी अगर मैंने लगाया होगा तो। ओके, सॉरी मैं भूल गई हूँ उसको लगाना, ठीक है। गोबर गैस का एक प्लांट आप गूगल कर लीजिएगा, इस तरह का होता है कुछ, है ना, ऐसे कुआं जैसे होता है, और ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाती है ना, एक टैंकर में डाल दी जाती है ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे इसको रबर से बंद कर दिया जाता है या किसी भी चीज़ से, जिससे क्या हो, इसमें ऑक्सीजन ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये एनएरोबिक कंडीशन में किया जाता है। और एनएरोबिक कंडीशन आपको पता है, एनएरोबिक कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन सबको सड़ाया गलाया जाता है, ताकि ये बायोगैस प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज काउ डंग, ठीक है, तो हम क्या क्या डालते हैं इसके लिए, काउ डंग डालते हैं, जैसे मैंने आपको बोला वेजिटेबल वेस्ट डालते हैं, तो इसको बायोगैस को हम क्या पॉपुलरली क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, क्योंकि काउ डंग क्या होता है, गोबर होता है, ठीक है। तो गोबर गैस भी इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग की, ये प्लांट किस तरह से वर्क करता है। देखो वर्किंग तो नहीं आएगी, मगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो ना छूटे आपके। तो प्लांट क्या होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, इस तरह से जैसे वेल जैसा देखने को मिलेगा। फिर ब्रिक्स लगी होती हैं इसको साइड साइड में, है ना। स्लरी ऑफ काउ डंग, स्लरी मतलब थोड़ा सा पानी, उसमें सीवेज डाला जाता है, वेजिटेबल वेस्ट डाला जाता है, ये सब मिक्स किया जाता है एक टैंक में, और उसको क्या जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है आगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, इसलिए इसको चैम्बर को सील कर दिया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक कंडीशन में इन सब मटेरियल को क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में इसको क्या कर दे, स्लरी बना दे, ठीक है, एक मतलब पतला सा एक जो मटेरियल बना दे, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अगर आपके इसमें से क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पूछा जाता है कि जो गोबर गैस बनती है या बायोगैस बनती है, उसमें कौन कौन सी गैस जनरेट होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। याद रखिए, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, मीथेन होती है, CO2 होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, मीथेन होती है, CO2 होती है, हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। कभी मत भूलना इनको, ठीक है, ये चार जो गैसेस हैं इनको कभी मत भूलना। जो बायोगैस उसमें से निकलती है, ठीक है, और फिर उसको पाइप के जरिए निकाल दिया जाता है, ठीक है, जो भी आपका प्लांट है, ठीक है, पहले उसको एनारोबिक कंडीशन में सड़ने गलने देते हैं, फिर एक पाइप के जरिए जो बायोगैस है वो निकाल दी जाती है, और वो क्या है, एक एक्सीलेंट फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो होता है वो मीथेन होती है, 75% मीथेन होती है। अगर आपको कोई बोलेगा कि बायोगैस में जो मैक्सिमम कंटेंट होता है वो कौन सी गैस का होता है, तो याद रखिएगा मीथेन का होता है 75%, ओके। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ओके। तो इट बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेजिड्यू, ठीक है, आपको पता है मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, तो वो विदाउट स्मोक जलती है और अपना रेजिड्यू भी कोई नहीं छोड़ती, और यही तो सबसे अच्छे फ्यूल की जो होती है खासियत होती है। और एक तो देखो, ना ही हमने कहीं से गोबर इंपोर्ट किया, ना ही हमने वेजिटेबल वेस्ट कहीं से लिया, जो चीज़ें हमारे घर में ऐसे ही सड़ती गलती रहती हैं, जो हम वेस्ट कर देते हैं, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, अगर फ्यूल जनरेट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। और ये इजली एक्सेसिबल भी है ना। इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई, इसकी हीटिंग कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा होती है, और ये लाइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओके। और जो स्लरी, देखो इसमें सब कुछ जो है वो यूज़ हो जाता है। अब गैस तो निकल गई, अब पीछे जो रॉ मटेरियल बच गया, जो स्लरी बच गई, अब उसको क्या किया जाता है, पीरियोडिकली उसको रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो एक एक्सीलेंट मैन्योर होता है, एक खाद के रूप में उसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज वो रिच होता है नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में। एक तो ये हो गया, ये ग्रीन मैन्योर हो गया, ठीक है, इससे जो है इतना हार्म भी नहीं होगा हमारी क्रॉप्स को, और अगर ये मैन्योर बह के भी नदियों में जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी नदियों को भी इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि उसको यूरिया वगैरह से होता है, ठीक है, और ना ही वाटर बॉडी में इतना कंटामिनेशन ये करेगा।
लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ द बायो वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल प्रोवाइड सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। एक तो देखो हमारा जो वेस्ट जनरेट हो रहा था, एक तो उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे साथ हमारे पास क्या हो गया, एक मेथड हो गया, ऊपर से उससे क्या हो रहा है, हमें फ्यूल भी मिल रहा है, ठीक है, ऊपर से हम उससे मैन्यूर भी जनरेट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक टेक्नोलॉजिकली वे में यूज़ करके फ्यूल बनाना, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे के लेक्चर को हम कवर करेंगे जल्दी ही। सो चलिए, आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और साथ ही साथ मैंने आपके लिए ये जूनियर असिस्टेंट के लिए एमसीक्यू भी अपने चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं आपको। लेट्स लर्न टुगेदर बाय रिवा मैम से आप सर्च करोगे तो वहाँ पे इन टॉपिक्स के एमसीक्यू आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।